उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य। सीएम धामी ने सचिवालय में ली नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक। प्रदेश को 2025 तक ड्रग्स मुक्त बनाने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। सीएम धामी ने अपने कैंप कार्यालय में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को मौके पर दिए समस्याओं को निराकरण के निर्देश। कहा, जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में हरियाली तीज की धूम। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही हरियाली तीज। महिलाएं गा रही सावन माह के गीत। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का शहरी विकास मंत्री ने किया निरीक्षण। सभी कामों को समय से पूरे करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले, कार्य में लापरवाही करने वाले विभाग पर होगी कार्रवाई। और फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदेश में सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के खाद्य अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं महेंद्र भट्ट। जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मदन कौशिक को हटाया गया है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से बद्रीनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक रह चुके हैं महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं महेंद्र भट्ट। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे थे जेपी नड्डा से मुलाकात करने, जिसके बाद महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही मदन कौशिक को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक रह चुके हैं महेंद्र भट्ट, और वहीं प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर महेंद्र भट्ट को दी गई है। चलिए, और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं और दिल्ली पहुंचे थे जेपी नड्डा से मुलाकात करने। बिल्कुल विवांशा, देखिए कल ही हमने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था और सबसे पहले IND24 ने इस खबर का खुलासा किया था कि जो हमारे सूत्र थे बीजेपी के, उन्होंने हमको ये जानकारी दी थी कि जो महेंद्र भट्ट है पूर्व विधायक हैं बद्रीनाथ विधानसभा से, और दिल्ली में उन्होंने कल मुलाकात की थी जेपी नड्डा से, और अंततः जो हमारी खबर है उस पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी हाईकमान ने अब महेंद्र भट्ट को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और जो मदन कौशिक है उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। और कल इस बारे में मदन कौशिक से भी बात की थी, तो उनका सिर्फ यही कहना था कि जब कुछ होगा तो आपको इतला कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही हमने इस खबर को दिखा दिया था। और जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमाऊं, ब्राह्मण और ठाकुर, ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को हमेशा ही तवज्जो दिया जाता है राजनीति में, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कोई भी अन्य दल हो, हमेशा ही इसी फॉर्मूले पर यहाँ पर काम किया जाता है ताकि जो राजनीति में जो सामंजस्य यहाँ पर बना रहे। और जिस तरीके से अगर बात करें, मुख्यमंत्री राजपूत है, कुमाऊं से है, तो गढ़वाल से चेहरा देना था ब्राह्मण चेहरा, और महेंद्र भट्ट इस सबसे उपयुक्त चेहरा माने जा रहे थे। काफी लंबे समय से उनके लिए लॉबिंग भी चल रही थी। बीते दिनों जिस दिन भगत सिंह कोश्यारी आए थे, भगत सिंह कोश्यारी से हमने भी मुलाकात की थी, तो महेंद्र भट्ट भी वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह है कि लॉबिंग बहुत समय से चल रही थी, और इस जो प्रॉपर एक जो फॉर्मूला था ब्राह्मण और क्षेत्र का, उसके बावजूद राजपूत का, तो वो तमाम फॉर्मूलों को देखकर ही बीजेपी ने यह फैसला लिया है। और अब जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री राजपूत है, कुमाऊं से आते हैं, और जो गढ़वाल से अब जो ब्राह्मण चेहरा है महेंद्र भट्ट है, और लिहाजा अब उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान दी गई है। जी बिल्कुल कैलाश जी, एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर महेंद्र भट्ट को दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक भी रह चुके हैं, और अगर आपकी बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर इनका प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना पार्टी के लिए बना है। देखिए, अभी सबसे पहले चुनौती तो महेंद्र भट्ट की है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हरिद्वार जिले में होने हैं,
वहां पर किस तरीके से बीजेपी लीड करेगी, क्योंकि जो अंदर खाने की जो सूत्रों से जो खबर थी वो यही थी कि कहीं न कहीं मदन कौशिक से नाराजगी थी हरिद्वार जिले में कई विधायकों की, और कुछ विधायकों ने हराने के आरोप भी बीजेपी पर माफ कीजिएगा मदन कौशिक पर लगाए थे, जिसका संज्ञान केंद्रीय संगठन ने लिया था। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें देखते हुए ही बदलाव यहाँ पर किया गया है। और अब जो सबसे पहली जिम्मेदारी और जो सबसे पहली चुनौती है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार जिले की होगी। उसके बाद जो 2023 में जो चुनाव होने हैं प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव वो होगी, और फिर 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए किस तरीके से तैयारी होती है, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाता है। तो ये तमाम चुनौतियां हैं महेंद्र भट्ट के लिए, और इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं ये देखने वाली बात। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पार्टी ने बहुत सोच समझकर इस तरीके का निर्णय लिया है, क्योंकि जो चुनौती है इसमें सफल हो सकेंगे ऐसा पार्टी के द्वारा माना गया होगा। उसके बाद ही बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई होगी। तौर पर देखिए बहुत बड़ा पद है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, और जाहिर तौर पर जब इस पद पर किसी की ताजपोशी होती है तो बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया जाता है। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे संघ से जुड़े मामले, चाहे संघ से जुड़े लोग हों, आरएसएस से जुड़े लोग हों, या फिर पार्टी संगठन से जुड़े लोग हों, तमाम लोगों की राय ली जाती है, तमाम लोगों से राय मशवरा किया जाता है। उसके बाद ही ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है। और अब चूंकि जाहिर तौर पर रायशुमारी हो चुकी होगी पहले ही, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया है। और अब जिस तरीके से कल बीते दिन जो मुलाकात यहाँ पर जो सूत्रों ने हमको बताया था कि मुलाकात हुई थी महेंद्र भट्ट की, तो वो सिर्फ एक औपचारिकता थी। उससे पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी बीजेपी संगठन ने, और कल एक औपचारिकता महज ये थी। लेकिन हाँ, कल ही उनको बधाइयां मिल चुकी थी, और अब जो है अब आगामी जिस तरीके से उनका जो कार्य प्रणाली होगी क्या होती है, इस पर अब सभी की नजर होगी। बिल्कुल, चलिए कैलाश आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए और अब खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में विकसित किए जाएंगे 46 रोपवे प्रोजेक्ट। पर्वतमाला के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकसित किए जाएंगे 46 रोपवे प्रोजेक्ट। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश यहां पर दिए हैं। पर्यटन विकास परिषद के सभागार में हुई बैठक में ये निर्देश दिए। तो एक खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में अब 46 रोपवे प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पर्वतमाला के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 46 रोपवे प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट बने हुए हैं। कैलाश, अब एक पर्वतमाला के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 46 रोपवे प्रोजेक्ट विकसित किए जाने हैं, इसको लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं। किस तरीके से तैयारियां अब इसे लेकर की जा सकती हैं? देखिए, जो पर्वतमाला जो रोपवे है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। और जिस तरीके से अगर पर्वतमाला योजना की बात की जाए तो पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे का निर्माण किया जाना है। इसमें 46 रोपवे हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग पर्यटन स्थानों पर बनाए जाएंगे। और जाहिर तौर पर जब भी कहीं पर रोपवे की व्यवस्था की जाती है तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पर्यटक आते हैं। और 46 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं प्रदेश के अलग अलग कोनों में। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि टिहरी जिले में जो सुरकंडा देवी मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर भी ये रोपवे लगाया गया था। और वहां पर भी ये रोपवे लगाया गया था, और वहां पर भी अब जो पर्यटकों की जो तादाद है वो यहाँ पर ज्यादा है। और अब जो 46 रोपवे की बात इस वक्त सरकार कर रही है, पर्यटन मंत्री कर रहे हैं, तो वाकई में एक अच्छा ये कदम है सरकार का। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस तरह के रोपवे का निर्माण होता है तो जो क्षेत्रीय जो लोग होंगे, क्षेत्रीय जो युवा होंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा। यहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या है, आमद है, वो यहाँ पर बढ़ेगी। साथ ही उसके अलावा चाहे वो टैक्सी से जुड़े व्यवसायी हो, होटल से जुड़े व्यवसायी हो, या फिर अन्य छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, उन सबको इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो इस रोपवे प्रोजेक्ट को जो पर्वतमाला ये जो प्रोजेक्ट है, इसे काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड की दृष्टि से माना जा रहा है। बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कोई प्लानिंग यहाँ पर तैयार की गई है, कब से कार्य शुरू किया जाएगा और कितने समय में इसे पूरा किया जाना है? देखिए, डीपीआर इसकी पहले ही तैयार की जा चुकी है, और डीपीआर के आधार पर ही अब जो बजट है, बजट का भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। और अब उसी के आधार पर ये निर्माण कार्य होने हैं। लेकिन अब कब ये निर्माण कार्य होते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से बरसात का सीजन चल रहा है प्रदेश में, जगह जगह बारिश हो रही है,
तो हालांकि जो मंत्री हैं इस विभाग के, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उन्होंने कहा भी है कि फौरन बरसात खत्म होते ही इन तमाम जिन जगहों को चिन्हित किया गया है वहां पर जो अधिकारी हैं वो वहां पर जाकर निरीक्षण करें इस स्थान का, और उसके बाद तत्काल प्रभाव से ये जो रोपवे के जो निर्माण है इनको लागू किया जाए। बिल्कुल, चलिए कैलाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में बिजली 3 महीने के लिए महंगी हुई है। ऊर्जा निगम ने 3 महीने के लिए बिजली की दरें औसतन 6 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई है। कोयले के दाम बढ़ने से फ्यूल चार्ज में ये बढ़ोतरी की गई है। बिजली की बढ़ी हुई दरें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के बिल में लागू होंगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को 2 पैसे, घरेलू को 5 पैसे, व्यावसायिक सरकारी ऑफिस को 7 पैसे, निजी ट्यूबवेल को 2 पैसे, उद्योगों को 7 पैसे, मिक्स लोड 6 पैसे और रेलवे 7 पैसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को 6 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज अतिरिक्त देना होगा। एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बिजली दरें बढ़ाने की पुष्टि की है। तो उत्तराखंड में 3 महीने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट बने हुए हैं। कैलाश, बिजली 3 माह के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी की जा रही है और तमाम जो विभाग है वहां पर बिजली में बढ़ोतरी की गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए 3 महीने के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है उत्तराखंड में, और यहाँ पर जो यूपीसीएल है, यूपीसीएल द्वारा इसकी पुष्टि यहाँ पर हो भी चुकी है। इससे पहले जो नियामक आयोग है, नियामक आयोग हर साल सर्दियों के मौसम में एक सूचना यहाँ पर देता है यूपीसीएल को, और ये कहता भी है अक्सर कि बिजली के जो बिल है उनको बढ़ाया जाए, और बिजली की दरें सही मायने में तो जो नियामक आयोग होता है उसी के द्वारा यहाँ पर बढ़ाने की प्रस्तुति यहाँ पर की जाती है, और इसमें फाइनल जो डिसीजन होता है वो यूपीसीएल को लेना होता है। लेकिन अब क्योंकि यूपीसीएल द्वारा ये कहा गया है कि जो कोयला है, कोयला महंगा हो गया है, इसके चलते अब जो 3 महीने हैं, 3 महीनों के लिए पैसों में इस बिल की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। हालांकि बहुत ही सूक्ष्म ये वृद्धि है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो जाहिर तौर पर इससे जो कस्टमर्स पर इसका जो जेब है उस पर असर पड़ेगा। हालांकि 3 महीने के लिए ही ये पुष्टि यहाँ पर की गई है कि 3 महीने के लिए बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई है, और जो ये जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने से ही जो बिजली के बिल हैं उनमें बढ़ोतरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो सितंबर तक 3 महीने का ही यहाँ पर अभी निर्णय यहाँ पर यूजी जो विभाग है, विभाग द्वारा लिया गया। बिल्कुल कैलाश, जिस तरीके से 3 महीने के लिए अतिरिक्त यहाँ पर बिल उपभोक्ताओं को देना होगा, तो कहीं ना कहीं इस महंगाई के दौर में अतिरिक्त भार जो है वो भी उपभोक्ताओं पर 3 महीने के लिए बढ़ जाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए महंगाई अपने चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और देश का अगर हम कोई भी हिस्सा देखें तो हर जगह महंगाई का यही आलम है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, चाहे तेल के दामों की बात करें, इसके बाद रसोई गैस सिलेंडर्स की हम बात करें, खाने पीने की चीजों की बात करें, और लगभग अब जिस तरीके से जीएसटी भी यहाँ पर दूध और दही जैसे प्रोडक्ट्स में लगा दिया गया है, तो उसके बाद बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा इसका, और लोगों में आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल कैलाश, तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार पड़ेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे। और अगली खबर देहरादून से, जहां बारिश से उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ मार्ग भूस्खलन से बाधित हुआ है, रोके गए 650 तीर्थयात्री। वहीं प्रदेश में 18 स्टेट हाईवे समेत 186 सड़कें बंद हुई हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। सभी प्रशासनिक टीमें अलर्ट पर है, और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश भी यहां पर दिए हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट बने हुए हैं। कैलाश, बारिश के चलते उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, और उसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर कड़े निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि बद्रीनाथ मार्ग भूस्खलन से बाधित हो गया है। वो बाधित हो चुका है भूस्खलन से, 2-3 जगह सड़कें टूट चुकी हैं, और उससे जो 650 से ज्यादा जो तीर्थयात्री थे उनको उन्हीं जगह पर रोका गया है जहां पर वो अभी मौजूद हैं, अलग अलग स्थानों पर, और किसी भी तरह की कोई भी आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चली है। उसी के एवज में अगर बात करें तो 100 से ज्यादा सड़कें हैं, और 20 से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं पूरे उत्तराखंड में जो बाधित हो चुके हैं,
उनको खोलने का प्रयास हालांकि किया जा रहा है विभाग द्वारा, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि कहीं भी अभी सड़कें, कई जगह है जहां पर मार्ग अभी खुले नहीं है और कोशिश की जा रही है कि वहां से आवाजाही की जा सके। और बीते दिन मुख्यमंत्री ने भी जब संज्ञान लिया था मौसम विभाग के पूर्वानुमान का, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो आपदा कंट्रोल रूम है, आपदा कंट्रोल रूम नजर बनाए रखे। जितने भी आपदा प्रबंधन में जो टीमें इस वक्त तैनात है, वो तमाम टीमें इन हालातों पर नजर बनाए रखें और देखें कि कहां पर जो अनहोनी है वो ना हो किसी भी तरह की। हालांकि सड़कें टूटना और उनको बचाना ये ना तो सरकार के हाथ में है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आती हैं, लेकिन हाँ, इनसे जानमाल का नुकसान होने से बचाया जा सकता है, बशर्ते अगर टीम अलर्ट हो। और वही स्थिति इस वक्त प्रदेश में भी है कि मुख्यमंत्री बहुत सजग है इस पूरी चीज को लेकर, और इसीलिए उन्होंने तमाम टीमों को अलर्ट किया है। समय समय पर मुख्यमंत्री जो आपदा कंट्रोल रूम है सचिवालय में, वहाँ का मुआयना भी करते रहते हैं, ताकि वहाँ पर जो अव्यवस्थाएं वहाँ पर ना रहे। और जब हमने भी वहाँ का दौरा किया था मीमांसा, तो हमने भी खुद देखा कि वहाँ पर जो टीमें हैं लगातार सतर्क है, मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, बड़े बड़े टीवी टीम्स वहाँ पर लगाए गए हैं। पूरे प्रदेश के जितने भी जो अलर्ट जोन है, जो अलर्ट एरियाज है और जो प्रबंधन की जो टीमों के जो रूम्स है, वो कनेक्ट वहाँ पर है। लेकिन अब क्योंकि दिक्कत थोड़ी ये आ रही है कि पहाड़ों में जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेट काम नहीं करता है, जिसके चलते ये दिक्कतें हैं। तो उसके लिए एक और प्रयास यहाँ पर विभाग द्वारा किया गया है कि जो मैनुअल टीमें हैं, मैनुअल और मोबाइल टीमें, उनको यहाँ पर रखा गया है, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति अगर आती है कि जहाँ पर इंटरनेट काम ना करे, तो वहाँ पर जो मैनुअल और मोबाइल टीमें हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे। अगर जैसे बिल्कुल कैलाश, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ मार्ग है वो भूस्खलन से बाधित हो गया और इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कड़े निर्देश यहाँ पर उन्होंने दे दिए हैं और लगातार जो है प्रशासनिक टीमें भी अलर्ट यहाँ पर हो गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक ली। बैठक में 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए हमें जहां एक ओर ड्रग्स सप्लायर्स पर कड़ा प्रहार करना होगा, वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से भी बचाना है। वहीं ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस, आबकारी और ड्रग्स कंट्रोलर को मिलकर काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं ड्रग्स लेने वाले बच्चों और युवाओं की सही तरीके से काउंसलिंग की व्यवस्था हो और कॉलेजों में एडमिशन के समय विशेष काउंसिल की जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ये संकल्प लेकर हम लोग उस पर काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नारकोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है, उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे, जल्दी उसका गठन करेंगे, जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी, इन गतिविधियों पर। इसमें हमारा पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, स्वास्थ्य विभाग का और साथ में आबकारी विभाग और जिन विभागों का भी इसमें सहयोग हो सकता है, उन सभी विभागों को लेकर उसकी गठन की कार्रवाई करने के लिए आज हमने निर्णय लिया है। 2 जगह पर नशा मुक्ति केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। जल्दी से जल्दी अगले 1 माह के अंदर दोनों जगह पर उसका करेंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जल्दी अस्तित्व में आएगी और उसके अस्तित्व में आते ही सारे काम हमारे इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं पर उसकी पुनरावृत्ति होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आदिवासी महिला का सम्मान होते नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही कहा कि अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को आदिवासी समाज और महिलाओं के अपमान पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाने के सवाल पर बचते हुए कहा गया कि जब भी समय आएगा बता दिया जाएगा। कांग्रेस के
नेता जिस प्रकार से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के प्रति इस प्रकार का एक अशोभनीय बयान दे रहे हैं, निश्चित रूप से उस बयान के पीछे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी खड़ी हैं। क्योंकि आज भी आपने देखा होगा सोनिया गांधी ने अभी तक उस बयान के प्रति कहीं माफी नहीं मांगी, उस बयान के प्रति खेद व्यक्त नहीं किया। आज ये पूरे जनजाति समाज का अपमान है, पूरे भारत की महिला का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। जिस प्रकार एक जनजाति महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी जब एनडीए ने बनाया, तभी से कांग्रेस के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और आज तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। और जिस प्रकार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रति एक इस प्रकार की एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से मैं कांग्रेस की अध्यक्षा और संपूर्ण कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि आगे बढ़कर या तो माफ़ी मांगे, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो निश्चित रूप से इस सारी टिप्पणी में कांग्रेस के संपूर्ण लोगों का हाथ है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों में सुस्ती को लेकर शहरी विकास मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि जल्द स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाकर कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में लापरवाही जिस भी विभाग की तरफ से की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो स्मार्ट सिटी का सड़कों का काम अभी मैं जिस प्रकार से देख रहा था, जो हालात मैंने देखी, संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता। और जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक दूसरे पे डाल के अपनी बात को दूसरे पे थोपना, ये मुझे इसमें जो महसूस हुआ। और यहाँ जो सीईओ हैं सोनिका जी, उनसे भी मैंने कहा है, यदि इस स्थिति में हम लोग रहेंगे कि कंप्लीट करने की जो तिथि वो ख़त्म हो गई, एक्सटेंशन की जो डेट थी वो ख़त्म हो गई, उसके बावजूद यदि हम हालात ये रहेगी तो इसमें जो काम नहीं हुआ वो तो समझ में आता है कि नहीं हुआ, लेकिन जनता को इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। सवाल जनता का है। हमारा मकसद स्मार्ट सिटी का ये था कि हम जनता को उसमें सुविधाएं देंगे। ऐसी स्थिति में इनके जो नाकामियां हैं उसके कारण जनता को भी दिक्कत हो रही है। और मैंने सोनिका जो हमारी सीईओ हैं इसकी, उनको कहा है कि इनके साथ बैठ के यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। भारतीय संस्कृति के प्राचीन त्योहारों में एक हरियाली तीज राजभवन में बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा सावन मास के गीतों संग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रथम महिला गुरमीत कौर की उपस्थिति में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं की विजेता महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान गुरमीत कौर ने सभी महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं देते हुए सबके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि ये त्योहार हमारे जीवन में नए जोश और उत्साह का संचार करता है। चलिए, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।